हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए 10th बोर्ड साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस लाए हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से बोर्ड परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। ये क्वेश्चंस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के दौरान जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी बताई जाती हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका मेथेन। बायोगैस का जो मुख्य घटक मेथेन है यह सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी उसका भी ये एक मेन कंपोनेंट है। और इसकी जो बायोगैस और सीएनजी में परसेंटेज वैल्यू होती है वो अबाउट 75% होती है। और इसकी एक चीज़ और पूछी जाती है कि कार्बन का जो सबसे सरलतम कंपाउंड है वो कौन सा है? तो दैट इज़ मेथेन। मेथेन का अणुसूत्र भी पूछा जाता है CH4, और इसकी संरचना भी पूछी जाती है। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, इसलिए इसको कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड भी कहा जाता है। ये पहला स्टेबल कंपाउंड है जो सबसे सरलतम है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस बनती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है वो ये है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसकी इक्वेशन देखेंगे अपघटन की, यानी जब हम जल का अपघटन करते हैं 2H2O तो बनती है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है। यानी इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट है कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और जिसकी मात्रा अधिक है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की क्रिया में सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ग्लिसरॉल, C। यानी जब वसा और ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो साबुन का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में इसमें ग्लिसरॉल भी बनता है। इस ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहता है, ग्लिसरीन भी कहते हैं। और जो साबुन बनती है ये साबुन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि साबुन किसके सॉल्ट हैं? तो राइट आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैसे बनता है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है कैल्शियम ऑक्साइड से। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी हम पानी से क्रिया कराते हैं H2O से तो यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोनों के फॉर्मूले, बिना बुझे हुए चूने के फॉर्मूला, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला, और मार्बल यानी संगमरमर का फार्मूला। अब ये जो बिना बुझा हुआ चूना है जब इसकी वाइट वॉश दीवार पे की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वाइट वॉश की जाती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पे वाइट वॉश के दौरान पोता जाता है तो वायुमंडल की ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल कहते हैं, इसलिए वाइट वॉश करने के बाद दीवारें चमक जाती है। राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, एक तो मार्बल का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, एक पूछा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना बुझा हुआ चूना।
एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। 3 फॉर्मूले हैं जो इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम को उद्यान मटर भी कहा जाता है, उद्यान मटर। इसके ऊपर जो आनुवांशिक संबंधी अपने प्रयोग किए थे वो वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि आनुवांशिकता का जनक एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर यानी पायसम सटाइवम पर जो अपने आनुवांशिक संबंधी प्रयोग किए उनमें उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी जो होती है उसमें सभी पौधे लंबे होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। विपर्यासी लक्षण, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण के, तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर प्रयोग किया गया। तो उन्होंने पाया कि सबसे पहले उन्होंने जो 2 तरह के प्रयोग किए उनको बोलते हैं एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण और दूसरा होता है द्विसंकर संकरण। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण के ऊपर ध्यान दिया गया और द्विसंकर संकरण के अंदर 2 लक्षणों का, इस प्रकार से अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में जो एक लक्षण संकरण होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यानी एक संकर संकरण में जो पहली पीढ़ी होती है उसके सभी पौधे लंबे होते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सभी पौधे लंबे होते हैं। यानी इसमें उन्होंने बताया कि F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा। यानी इस आधार पर उन्होंने जो नियम दिया वो प्रभाविकता का नियम दिया। ये मेंडल का पहला नियम है, प्रभाविकता का नियम, पहला नियम। फिर इस प्रयोग को उन्होंने अगली पीढ़ी तक ले गए, यानी F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनका संकरण करा के उनको आगे F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो F2 पीढ़ी में उन्होंने पाया कि 2 तरह के पौधे हुए, लंबे और बौने। जब उन्होंने उसके ऊपर पूरा अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो 3:1 में यानी जो लक्षण अनुपात दिया उन्होंने वो 3:1 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि F2 पीढ़ी में एक संकर संकरण में, यहाँ पे एक शब्द है एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके अंदर लक्षण अनुपात था वो 3:1 था। यानी इसके जो 75% पौधे थे वो लंबे थे और 25% जो पौधे थे वो बौने थे। इसका जब जीन अनुपात उन्होंने दिया तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि F2 पीढ़ी के अंदर जो जीन अनुपात था वो 1:2:1 यानी 1:2:1। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जो उसकी जीन संरचना है उसके आधार पे जो 25% पौधे थे वो शुद्ध लंबे थे और जो 50% पौधे थे वो अशुद्ध लंबे थे और 25% शुद्ध बौने पौधे थे। यानी ये जो लंबे थे लेकिन ये अशुद्ध लंबे पौधे थे, ये शुद्ध लंबे पौधे थे। तो ये जीन अनुपात है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि F2 पीढ़ी में जीन अनुपात और लक्षण अनुपात बताइए। लक्षण अनुपात ये आपको याद रखने हैं कि 3:1 तो क्या है,
लक्षण अनुपात है और 1:2:1 यानी 1:2:1 इज जीनोटाइप। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है वो है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी हमको ये बताना है कि प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी चालक तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। फिर ये रहा कि उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चालक तार का प्रतिरोध किस पर डिपेंड किया, उसकी लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, यानी उसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इन दोनों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध। तो हमारा इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हुआ किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, इसलिए ये तीनों उत्तर गलत हैं और ये सही, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम किसका मात्रक है या चालक तार के प्रतिरोध का मात्रक क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत शाम फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यानी आपके जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है उसमें किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड, यानी राइट आंसर क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड से जो रिएक्शन होती है यानी 2AgBr, ये सनलाइट में होने वाली अभिक्रिया है, सनलाइट में होने वाली अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसका अपघटन होता है और ये जो सिल्वर होता है वो अलग होता है और ब्रोमाइड जो होता है वो अलग हो जाता है। ये गैसीय फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी यह एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। और अपघटन अभिक्रिया भी कौन सी है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो सनलाइट के अंदर अपघटन होता है तो सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर अपघटन हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी अच्छा उदाहरण है। तो एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि भाई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण बताएं, तो हम ये अभिक्रिया बता सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के किस रूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कार्बन के। तो कार्बन के हमने देखो तीन अपर रूप पढ़े हैं, एक तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 अपर रूप होते हैं इसके, ठीक है। हीरे के अंदर कोई का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, फुलरिन में भी नहीं होता है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो परतदार और षटकोणीय संरचना होती है, समतल, तो एक परत से दूसरी परत में काफ़ी गैप होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज होता है तो वो फ्री होता है, यानी ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, ग्रेफाइट में, यानी ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट कार्बन का वह अपर रूप है जो विद्युत धारा का सुचालक भी होता है। इसके इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास में सिनेप्स। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, देखिए तंत्रिका कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं, इसमें इस तरह के यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, दुर्माश में होते हैं, ये पीछे एक्सॉन होता है और ये पीछे जाके इसके ऐसे ही इसके पीछे एक दूसरी तंत्रिका होती है
और उसमें भी डेंड्राइट होते हैं। तो ये दो तंत्रिकाओं का जो एक तंत्रिकाक्ष के पीछे वाला भाग और तंत्रिका का जो कोशिका वाला बॉडी पार्ट है, उनके बीच का जो ये हिस्सा है इसको सिनेप्स कहते हैं। यानी सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं का जॉइंट है, दो तंत्रिका कोशिकाओं का जॉइंट है। यहाँ लिक्विड होता है जिससे क्या होता है कि जो संवेदनाएं होती है वो इस एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुँचती हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। राइट आंसर है ए, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होता है? तो आपने देखा कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो होता है वाइट लाइट, वाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश होता है वो, श्वेत प्रकाश। जब इसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के बाद में ये ऐसे 7 रंगों में अलग हो जाता है। अब इसमें देखिए 7 रंगों में होता है, तो आप इसमें इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। एक शब्द है विबग्योर, VIBGYOR, इस तरह से। यानी हमारे पास में क्या हो गया? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं अपन कि बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। इस शब्द को याद रखें, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब ये पूछ रहा है कि कौन से सबसे अधिक कौन से रंग का विचलन होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा हो रहा है? नीचे देखिए वॉयलेट, यानी जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी कलर है, सबसे ज़्यादा उसका विचलन होता है। ये सबसे ज़्यादा, ये वॉयलेट कलर यहाँ पर। और सबसे कम होता है रेड कलर का, ये सबसे कम होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है एग्ज़ाम में कि खतरे के जो सिग्नल्स होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, कि खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जब इसमें से विचलन हो रहा है तो लाल रंग का सबसे कम हो रहा है, यानी ये बहुत दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखने के लिए आप अच्छी तरह से, एक तो विबग्योर और एक वे जानी, विबग्योर, और एक शब्द है बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। ये शब्द याद रखें, इसी क्रम में इसको याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम इंटू मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है? तो ओम इंटू मीटर हमारा जो है वो है प्रतिरोधकता का मात्रक। राइट आंसर क्या है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मात्रक है। इसको संकेत के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो रो इजिकल टू आर इंटू ए अपॉन लेंथ, यानी प्रतिरोध इंटू एरिया, क्रॉस एरिया जो है, और उसकी लेंथ है। अब इसका जो मात्रक है इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन कि ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रक निकल जाएगा ओम मीटर। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि धातुओं और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी प्रतिरोधकता कम होती है, तो वो है धातुएं और मिश्र धातुएं, यानी इनकी जो मिश्र धातुएं होगी वो उनका जो प्रतिरोधकता है का मान है वो बहुत कम होता है। जिनका प्रतिरोधकता का मान कम होता है वो चालक होती हैं, अच्छी गुड कंडक्टर होती है विद्युत की, और जिनकी प्रतिरोधकता का मान बहुत ज़्यादा होता है वो कुचालक होती है, कुचालक, जैसे रबड़ और कांच, एबोनोइट, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता का मान बहुत ज़्यादा होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु को किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विवर्तन। यानी ये बीच में एक छोटा कण है, लाइट इससे जा रही है तो लाइट इससे टर्न नहीं होगी, इसके साइड से होगी, इसमें से निकल जाएगी, यानी इसके किनारे से मुड़ जाएगी। इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट। जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका हेमीहाइड्रेट, ये एक इम्पॉर्टेंट है, अर्धहाइड्रेट बोलते हैं इसको। इसके साथ में जल का एक आधा अणु है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, ये नाम भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम बताएं। इसके शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैसे प्राप्त किया जाता है? जो जिप्सम होता है, जिप्सम यानी ये कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट, इसको गर्म किया जाता है, यानी 373 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ये जल का अणु टूटेगा और ये बना लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसके अलावा जब इस POP को जब हम वाटर से क्रिया कराते हैं, जब वापस से मिलाते हैं तो इसका आपने देखा होगा डॉक्टर जो टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाते हैं उस काम में आता है। तो POP के साथ जब वाटर मिलाते हैं तो ये वापस से जिप्सम बन के एक कठोर पदार्थ बन जाता है, इसलिए हड्डियों पर जो प्लास्टर किया जाता है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक फॉर्मूला और दे रखा, आप देखें कि सोडियम कार्बन का डेकाहाइड्रेट, यानी इसे बोला जाता है कपड़े धोने का सोडा, और ये जो है सोडा ऐश, ये फॉर्मूले हैं जो आप इनको याद रख सकते हैं। ये सोडा ऐश और ये है धावन सोडा। सूत्र पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हमारे वीडियो में भी दिए हुए हैं कि अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके साधारण नाम और रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं। ये है POP और ये है जिप्सम, आप इनको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मंडल के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो इसका जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जो ओजोन मंडल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होती है, ये क्लोरीन सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लोरीन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये क्योंकि जब ओजोन परत के साथ ये अभिक्रिया करती है तो ये उसे ब्रेक कर देती है ओजोन को, और उसकी वजह से वहाँ पर ओजोन की जो लेयर होती है वो पतली हो जाती है, और जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ है वो पृथ्वी तक आती है, जिससे जो मनुष्य हैं उनको स्किन कैंसर, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट्स, और जो हमारा इकोसिस्टम है इस इकोसिस्टम को भी वो खराब कर देता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, तो यानी उपयुक्त सभी। देखिए अपवर्तन किस प्रकार से होता है, जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में जो पानी की बूंदें होती है उनके संपर्क में आती हैं तो अपवर्तन होता है, और विक्षेपण होता है यानी कलर उसके अलग अलग कलरों में बढ़ जाता है, और उसकी आंतरिक सतह से परावर्तन होता है। यानी तीनों चीज़ें मिलकर जब वापस प्रकाश हमारी तरफ आता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसको हम एक चित्र की सहायता से ऐसे समझ सकते हैं, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो वहाँ पर भी आप चित्र बना के इसको आसानी से समझा सकते हैं। जस्ट सपोज जैसे ये सूर्य से आने वाली सनलाइट है, अब जब से सनलाइट
इसके सतह पे टकराएगी तो टकराते ही पानी की बूंद में वो प्रवेश करेगी तो यहाँ उसका हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन हो जाएगा इसका। और जैसे इसमें अंदर प्रवेश करेगी तो इस सतह पर इसका विक्षेपण भी हो जाएगा। जैसे ये अंदर मुड़ेगी तो यहाँ पर उस समय इसका विक्षेपण हो जाएगा, यानी डिस्पर्शन हो जाएगा, अलग अलग कलर के अंदर बढ़ जाएगा, जैसा प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में अपन ने पहले देखा है कि प्रिज्म से कैसे 7 रंग अलग होते हैं। तो ये सबसे ऊपर रेड और ये नीचे, बाकी कलर बीच में रहेंगे। जब इसकी पिछली सतह पर टकराएगी तो वहाँ से इसमें वापस से आंतरिक परावर्तन होगा। आंतरिक परावर्तन होके जैसे ही इस वाली सतह पर आएगी तो यहाँ पर वापस से उसी माध्यम में आ रही है तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। यानी ये जो रेड वाली रेज है ऊपर रहेगी और वॉयलेट वाली ऊपर रहेगी। यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर भी रेड ऊपर रहेगी और वॉयलेट नीचे रहेगी। अपवर्तन यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हवा है, यानी ये बाहर तो हवा का माध्यम है और अंदर ये जो माध्यम है वो जल है। हवा और जल के माध्यम में अंतर है। हवा एक विरल माध्यम है, हवा एक क्या है, विरल माध्यम है, और जल एक सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम के कारण और विरल माध्यम के कारण यहाँ अपवर्तन होता है और यह एक प्रिज्म की तरह काम करता है, जिससे प्रकाश का अलग अलग कलर में विक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों घटनाएं एक साथ हो रही है, अपवर्तन, विक्षेपण और परावर्तन। इन तीनों कारणों के कारण हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। और जो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, यानी जो सूर्य से आने वाला प्रकाश पानी की बूंदों के द्वारा अपवर्तित और प्रकीर्णन हो जाता है जब हमें वो दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या है कि ये तीनों ही कारण इसके इंद्रधनुष बनने के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी जो परमाणु है, जो भी एटम है, उसके ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द शेल। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है 2n², यानी यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कोश की संख्या। ये है कोश की संख्या। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्बिट का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो k, सेकंड l, थर्ड होता है m और फोर्थ होता है n। हम अगर k ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहेंगे तो इस प्रकार से निकलेगी 2 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। l के अंदर हो जाएंगे 2 का होल स्क्वायर 4 8, m के अंदर हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर 18 और n में हो जाएंगे 32। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु के किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं 2n² के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे ज़रूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर का सूत्र जो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में। तो एक बार वापस से देखिए, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। यानी वहाँ पर हमने देखा था कि इस जिप्सम को हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट बना लेता है, यानी POP बन जाता है। ये POP, इस POP को जैसे ही हम वाटर के संपर्क में लाएंगे तो ये वापस से क्या होगा, कठोर हो जाएगा और जिप्सम में बदल जाएगा। तो जिप्सम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, यानी इसमें 2 जल के अणु होते
हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जिप्सम और पीओपी का एक ही फार्मूला है, लेकिन जिप्सम में 2 अणु जल के होते हैं और जो पीओपी है कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट, तो इसमें आधा अणु जल का होता है। क्वेश्चन है सीएनजी का पूरा नाम बताना है। तो सीएनजी का जो पूरा नाम होता है वो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो सीएनजी है इसका मेन जो कंपोनेंट है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मेन जो कंपोनेंट है वो है मेथेन CH4, यानी CH4 इसका मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सीएनजी के साथ साथ एलपीजी का भी पूरा नाम पूछा जाता है। एलपीजी गैस का जो पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जिस प्रकार सीएनजी का मेन कंपोनेंट होता है CH4, उसी प्रकार से एलपीजी के भी मेन कंपोनेंट होते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो प्रोपेन है, ब्यूटेन है या मेथेन है, ये गंधहीन गैसें होती हैं, इनमें कोई गंध नहीं होती है। इसलिए ये जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं हमारे जो घरों में होते हैं, आप देखते हैं कि इनमें से जब गैस लीक होती है तो स्मेल आती है, गंध आती है। ये गंध किसकी होती है? इस गंध के लिए इसमें मिलाया जाता है मरकेप्टन। ये जो मरकेप्टन कंपाउंड होता है इसमें बहुत तेज गंध आती है। इस गंध की वजह से ही हमें पता लग जाता है कि सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है, जिससे हम संभावित दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्वेश्चन है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? इस हार्मोन का जो नाम है वो है एड्रीनलिन हार्मोन। इस ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे किडनी होते हैं उन किडनी पर ये ऊपर होती है, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि। और इससे जो ये हार्मोन निकलता है, यह हार्मोन हमारे जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, इन पे कंट्रोल करता है। ये इन पे कंट्रोल करता है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर या अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कभी डर, भय या सदमा लगता है तो उस समय हमारे हार्ट बीट, बीपी या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और हमारे शरीर को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होता है। इसलिए इस हार्मोन को डू एंड डाई यानी करो या मरो हार्मोन कहते हैं, या इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यानी आप या तो लड़ो या भागो, क्योंकि यह हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में हमें सामना करने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मादाओं में शुक्राणुओं का निषेचन कहाँ पर होता है? मादाओं में जो शुक्राणु का निषेचन होता है वो होता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में होता है। जैसे
ये अंडवाहिनी इधर से यहाँ तक आती है, तो यहाँ पर इसमें निषेचन होता है और फिर ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक जाता है और ये जो निषेचित एग है, ये निषेचित एग इस जो गर्भाशय है इसकी भित्ति से चिपक जाता है। इसको बोलते हैं भ्रूण रोपण। ये भी पूछा जाता है कि भ्रूण रोपण क्या होता है। तो भ्रूण रोपण क्या है कि निषेचन के बाद जो निषेचित अंडा है वो धीरे धीरे खसकता हुआ जो गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है, उसको बोलते हैं भ्रूण रोपण। यहाँ पे फिर उसकी वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मादाओं में शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में ही होता है।